हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। और इनकम टैक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत। और आज हमारा जो टॉपिक है, हम लोग कैपिटल गेन को पढ़ रहे हैं। और कैपिटल गेन काफी सारी क्लासेस यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी है, प्रीवियस क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है कैपिटल गेन में, वो टॉपिक है एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। ओके। यानी देखिए, ये क्लास काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नई ज्वाइन कर रहे हैं और इससे प्रीवियस क्लासेस उन्होंने नहीं पढ़ी है। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है कि कैपिटल गेन इनकम टैक्स का एक महत्वपूर्ण इनकम का हेड है। एक्चुअल में इनकम टैक्स के टोटल मिलाकर 5 हेड होते हैं, जिनके अंतर्गत किसी भी एसएससी की अगर इनकम टैक्सेबल होती है तो उसकी इनकम असेस की जाती है और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी फाइनलाइज की जाती है और उसे टैक्स का पेमेंट करना होता है। राइट। तो इनकम टैक्स को हम इनकम को 5 हेड में बांटते हैं। और उन 5 हेड में जो लोग नौकरी करते हैं उनको सैलरी हेड के अंतर्गत उनकी इनकम टैक्सेबल होती है। जो लोग बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी करते हैं उनको बिजनेस या प्रोफेशनल हेड के अंतर्गत, पीजीबीपी के अंतर्गत उनकी इनकम टैक्सेबल होती है। जो लोग कोई मकान वगैरह रेंट पर देकर रेंट कमा रहे हैं, वो लोगों को हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत टैक्स देना होता है। और जो लोग इंटरेस्ट, डिविडेंड या किसी भी प्रकार की ऐसी इनकम कमाते हैं जो इनकम के 5 प्रमुख सोर्सेज में नहीं आती है, वो लोगों की इनकम को हम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करते हैं। और जो व्यक्ति किसी भी कैपिटल असेट को ट्रांसफर करके कोई प्रॉफिट या बड़ा मुनाफा कमाते हैं, प्लॉट बेच दिया सर, मकान बेच दिया, गहने बेच दिए, या आपने आपके पास शेयर्स वगैरह पड़े थे कंपनियों के, आपने उन्हें सेल कर दिया, तो फिर ऐसे केस में आप कैपिटल गेन के अंतर्गत आपका टैक्स काउंट होता है। ओके। तो आपको ये याद रखना है कि इनकम के टोटल मिलाकर 5 हेड है और 5 में से ये जो हेड है कैपिटल गेन, ये काफी महत्वपूर्ण हेड माना जाता है, क्योंकि कैपिटल गेन जिस भी साल आपको होता है उस साल आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू होती है, इनकम होती है, और उस साल आपका इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो भी कैपिटल गेन के अंतर्गत आपको आईटीआर फाइल करना होता है। और आपको उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन टैक्स है वो पे करना होता है। और कैपिटल गेन ज्यादा होने की वजह से और आपकी जो रेगुलर अदर सोर्सेज की इनकम होने की वजह से आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी उस साल ज्यादा आता है। तो हर वो इंसान, हर वो एसएससी जिसको कोई कैपिटल गेन हुआ किसी ईयर, तो वो 100% उस साल किसी न किसी प्रोफेशनल या किसी न किसी जो टैक्स कंसल्टेंट है उसको अप्रोच करता है, और वो यही चाहता है कि उसका कैपिटल गेन टैक्स कम हो, उसकी लायबिलिटी कम हो या बच जाए, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़े, और उसके लिए वो उस कंसल्टेंट को भी अच्छा खासा दाम देने के लिए तैयार होता है। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हियर कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो ट्रांसफर अगर आप करते हो, ऐसी कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर करते हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शंस एग्जेम्प्टेड ट्रांजेक्शंस माने जाएंगे। यानी ऐसे ट्रांजेक्शंस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, आपको कोई टैक्स उस केस में कैपिटल गेन पर देने की जरूरत नहीं, जबकि आपको कैपिटल गेन हुआ है। तो ऐसे एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर पर आज अपन लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ा कि किसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे, किसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे, कैसे हम एलटीसीजी की कैलकुलेशंस करेंगे, कैसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस करेंगे, कैसे हम इंडेक्सेशन एप्लीकेबल करेंगे। ओके। कौन कौन सी एसेट्स को हम कैपिटल एसेट मानेंगे, कौन कौन सी एसेट्स को हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे, और काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमने प्रीवियस क्लास में कैपिटल गेन के अंतर्गत डिस्कस किए हैं। और ये सारे जो वीडियो हैं, ये सारे वीडियो आपको YouTube पर कॉमर्स हब उदयपुर पर मिल भी जाएंगे। तो आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, इनकम टैक्स के सेक्शन 47 के अंतर्गत कुछ ट्रांजेक्शन्स को आप ट्रांसफर नहीं मानते। यानी ऐसे ट्रांसफर अगर आप करते भी हैं तो फिर ऐसे ट्रांसफर आपका एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा और उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस नहीं होगी। राइट। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई एचयूएफ है। ओके। एचयूएफ क्या होती है? एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक हिंदू अविभाजित परिवार। ठीक है। एचयूएफ का जो कंसेप्ट है वो ये कंसेप्ट है कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो पूरी तरह से फैमिली के सारे मेंबर एक पर्टिकुलर बिजनेस में इंगेज्ड हैं और एक ही बिजनेस से जुड़ी हुई वो एक्टिविटी करते हैं।
सारे मेंबर उसमें कहीं ना कहीं एज ए मेंबर हैं। तो ऐसे केस में अगर आप एचयूएफ के अंतर्गत टैक्सेबल हैं और एचयूएफ के अंतर्गत आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है, एक परिवार का आईटीआर फाइल करते हैं आप, तो फिर आगे जाके अगर परिवार की कोई एसेट है, ठीक है, उससे बंटवारा हो जाता है, ठीक है, बंटवारा होता है, और बंटवारा होने के केस में डैम श्योर कि वो एसेट ट्रांसफर होगी उनके मेंबर्स में, ठीक है। एक एग्जांपल भी बताता हूँ। एक पिताजी ने कारोबार खड़ा किया, ठीक है, पिताजी ने कारोबार खड़ा किया, उनके 4 बेटे थे। चारों बेटे धीरे धीरे पिताजी ने अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया और बिजनेस बढ़ा दिया। एक दुकान थी पिताजी की, धीरे धीरे जब बेटे आ गए और जब सपोर्टिंग हैंड्स मिले तो धीरे धीरे वो 1 की 4 दुकानें हो गई, और वो एक ही परिवार एक साथ रहते हैं, एक कोई उनके बीच में बंटवारा नहीं हुआ। तो जब उनका बिजनेस बिना बंटवारे के चल रहा था, यानी वो पूरा एचयूएफ के रूप में चल रहा था, और एचयूएफ के रिटर्न्स फाइल हो रहे थे, और सारी चारों दुकानें और उनकी एसेट्स उस एचयूएफ की एसेट्स थी, किसी इंडिविजुअल मेंबर की एसेट्स नहीं थी, क्योंकि म्यूचुअली डिवाइड नहीं थी। ऐसे केस में आगे जाके अगर बंटवारा होता है और कैपिटल एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एचयूएफ के मेंबर्स में, तो ऐसे केस में उन मेंबर्स के हाथों में वो कैपिटल गेन कंसीडर नहीं होगा, और एचयूएफ वहां पर खत्म हो रही है, और मेंबर के हाथ में जो भी संपत्ति आ रही, जो एसेट आ रही है कैपिटल एसेट, उस केस में एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा और आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, यानी अगर कोई परिवार की संपत्ति परिवार के मेंबर्स में बांटी जाती है तो फिर मेंबर के हाथ में वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। कैपिटल गेन पर कोई टैक्स देने की जरूरत आपको नहीं है, कैपिटल गेन ही कैलकुलेट नहीं होगा, टैक्स देना तो दूसरी बात है, क्योंकि एचयूएफ से अगर मेंबर के पास जा रहा है तो उस केस में वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, आपको कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, कि इफ एनी कैपिटल एसेट is divided into the member of HUF by the HUF, then there is no transfer considered। उस ट्रांजेक्शन को आप नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर बोलोगे, और उस केस में आपको कैपिटल गेन देने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपनी एसेट, ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति अपनी एसेट किसी अन्य व्यक्ति को गिफ्ट के रूप में या जायदाद में, विल में दे देता है, ठीक है, या किसी को उस इररिवोकेबल ट्रस्ट को दे देता है, राइट, तो इस मतलब ये है कि देखिए आपने एक केस सुना होगा, साल 2 साल पहले का एक केस था, गुजरात में कोई दंपति थे, अरबपति थे, उनकी काफी सारी प्रॉपर्टी थी और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था, उनके बेटे बेटी कोई नहीं था, एक नौकर था उनका जो उनकी बहुत अच्छी सेवा करता था। तो जब वो दंपति ने जीते जी, जब वो नौकर ने वर्षों तक उनकी अच्छी सेवा की, तो उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने मरणोपरांत अपने नौकर के नाम कर दी। तो अब नौकर का क्या उनसे कोई ब्लड रिलेशन था? नहीं था, राइट। तो नौकर को आप अगर अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हो, यानी आप ऐसे व्यक्ति को अपनी पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, अपनी सारी कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो जिसके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो ऐसे केस में ये क्या हो गया, एक प्रकार से ये बिल के अंतर्गत या इररिवोकेबल ट्रस्ट के अंतर्गत आपने गिफ्ट के रूप में दे दिया किसी को। तो ऐसे केस में जब आप अपनी कैपिटल एसेट किसी अन्य एसएससी को दे देते हैं बिना किसी कंसिडरेशन के, उसे हम गिफ्ट कहते हैं, कि भाई सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा, आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। पिताजी की प्रॉपर्टी बेटे के नाम पर आ जाती है, बेटे की बेटे के नाम पे आ जाती है, तो ये चलता रहता है, ये विल के अंतर्गत चलता रहता है। आज मेरे नाम पर मेरे नाम पर कुछ भी नहीं है मेरा, क्योंकि मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे फादर के नाम पर, अब जब तक वो जीवित थे तो उनके नाम पर है, आगे जाके उनके डेथ के बाद वो ऑटोमेटिक बाई विल इररिवोकेबल ट्रस्ट वो मेरे नाम पर आ जाएगी। तो ऐसी एसेट जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है गिफ्ट, विल या इररिवोकेबल ट्रस्ट के अंतर्गत, वो उसे भी आप एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर मानेंगे, कोई उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देने की आपको जरूरत नहीं होती है। समझ रहे हैं? यानी अगर आप वसीयत में आपको कोई चीज मिल रही है या आपको कोई गिफ्ट में कोई चीज मिल रही है, तो वो आपको कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा उस केस में, ध्यान देना, ठीक है। तीसरा जो एग्जांपल है वो है ट्रांसफर अंडर अमलगमेशन। अमलगमेशन एक वर्ड है, कॉमर्स वाले सुना भी होगा इस वर्ड को। अमलगमेशन का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक बिजनेस आपस में जुड़कर एक बिजनेस बन जाते हैं, ठीक है, इसे मर्जर कहते हैं। कि जब मर्ज हो रहा है, जब बहुत सारे धंधे आपस में मर्ज हो रहे हैं और एक नए बिजनेस के रूप में स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो इसे कहते हैं अमलगमेशन। यानी बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, छोटी छोटी कंपनियां आपस में मिलकर एक बड़ी कंपनी का रूप ले लेती, तो इस प्रोसेस को कहते हैं अमलगमेशन। माना कि कोई ए और बी नाम की कंपनियां हैं जो
बाजार में अलग अलग चल रही थी और दोनों का काम लगभग एक जैसा ही था, ठीक है, लेकिन अलग अलग चलने से आपस में ही वो कंपटीशन क्रिएट कर रहे थे और उनको मार्केट नहीं मिल रहा था। तो दोनों के जो डायरेक्टर्स थे, दोनों के जो ओनर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया यार अपन अलग अलग काम करेंगे तो दोनों का ही बिजनेस नहीं चलेगा, ज्यादा बेटर है कि अपन मिलके काम करते हैं। तो ऐसे केस में उन्होंने ए और बी को वाइंड अप किया और उसकी जगह ए एंड बी लिमिटेड करके एक कंपनी बना दी। तो इस प्रोसेस को अमलगमेशन कहते हैं। तो अगर कोई वेंडर कंपनी यानी जो ट्रांसफरर जो है, यहाँ पर ए और बी दोनों ने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, किसको, अपनी सारी एसेट ट्रांसफर कर किसको कर दी, नई कंपनी को कर दी। तो ऐसे केस में अगर कोई ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट का अमलगमेशन प्रोसेस के अंतर्गत, तो फिर यहाँ पर उस ट्रांसफर को भी एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाता है और जो नई कंपनी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट होती है, उस नई कंपनी को कोई कैपिटल गेन टैक्स देने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ट्रांसफर एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाता है। ओके, कैपिटल एसेट मिल रही है नई कंपनी को, दोनों कंपनियों की एसेट हाथ में आ रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ में आ रही है, लेकिन उस केस में भी आपको एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, कैपिटल गेन नहीं कंसीडर किया जाता है वहां पे, राइट। अगला पॉइंट, अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी से कोई एसेट ट्रांसफर करे या कोई सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को अपनी एसेट ट्रांसफर करे, देखिए एक होल्डिंग और सब्सिडरी में थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, ठीक है। ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये सारे वर्ड्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के वर्ड्स हैं और ये सारे वर्ड जो है आपका कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एमसीए से रिलेटेड वर्ड्स है। होल्डिंग और सब्सिडरी का कंसेप्ट भी मैं आपको समझाता हूं कि अगर कोई बड़ी कंपनी किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है, ठीक है, आपको शायद आज आपने न्यूज सुना हो, तो पिछले 5 से 6 सप्ताह के अंदर अंदर कई सारी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों ने जियो में, रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट किया। आज ही एक किसी गल्फ कंट्री की किसी कंपनी ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया, राइट। तो इनको क्या होता है कि जो दूसरी कंपनियां होती है, वो जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदती है, तो अगर वो कंपनी, बड़ी वाली कंपनी किसी छोटी कंपनी के शेयर्स खरीदती है और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स मोर देन 50% शेयर होल्डिंग, यानी 51% शेयर होल्डिंग अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी की कर लेती है, यानी कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती जाती और उसका दबदबा जो है वो 51% जितना हो जाता है, तो ऐसे केस में खरीदार कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है। उसका पूरा अपना होल्ड बन जाता है दूसरी कंपनी पे, डिसीजन मेकिंग कंपनी हो जाती है वो, एक प्रकार से यूं समझ लीजिए कि उसने खरीद ही लिया दूसरी कंपनी को, ठीक है। और जिसके उसने शेयर्स खरीदे हैं वो उसकी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मार्केट में छोटी छोटी कंपनियों के शेयर्स खरीदती है और छोटी छोटी कंपनियों को अपने अंतर्गत मिलाती जाती है, वो कंपनियां उनकी सब्सिडरी कंपनियां कहलाती है। और जो होल्ड करने वाली कंपनी है उसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। तो ऐसे केस में अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर करे या कोई सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफर करे, तो कैपिटल एसेट जो ऐसी ट्रांसफर की जाती है, ऐसी कैपिटल एसेट्स पर होने वाले गेन को भी एग्जेम्प्टेड ऐसी कैपिटल एसेट्स को भी के ट्रांसफर को भी हम एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर बोलते हैं। और ऐसे केस में भी आपको किसी तरह का कोई कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस नहीं होती, यानी होल्डिंग द्वारा सब्सिडरी की एसेट्स खरीदना, ट्रांसफर करना या सब्सिडरी द्वारा होल्डिंग को एसेट ट्रांसफर करना, ये एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर का एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ 2 फॉरेन कंपनीज, ठीक है। अगर कोई 2 फॉरेन कंपनियां अमलगमेट हो रही है, या अगर कोई 2 फॉरेन कंपनियां अमलगमेट हो रही है और उस अमलगमेशन स्कीम में अगर कोई इंडियन कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर करती है, ठीक है, माना कि इंडियन कंपनी का किसी फॉरेन कंपनी में क्या था, हिस्सेदारी थी, ठीक है, इंडियन कंपनी की किसी फॉरेन कंपनी में हिस्सेदारी थी, इंडियन कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे। अब वो फॉरेन कंपनी किसी और फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, ठीक है, और मर्ज होने के बाद उसका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा और एक नई अमलगमेटेड कंपनी आ जाएगी, राइट, मतलब एक तीसरी कंपनी आ जाएगी। तो 2 फॉरेन कंपनियां आपस में जुड़कर एक थर्ड फॉरेन कंपनी को क्रिएट करेगी, तो उस केस में अमलगमेशन प्रोसेस से ये पूरा, ठीक है। ऐसे में आप सोचिए कि जिस इंडियन कंपनी के उस फॉरेन कंपनी में शेयर्स थे, उसके शेयर्स भी यूं देखें तो ट्रांसफर हो रहे हैं और नई कंपनी में आ रहे हैं, उसको नई कंपनी के अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। तो ऐसे ट्रांसफर्स को भी अपन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर
कहेंगे माना जाएगा और एग्जाम इस पे कोई कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस नहीं होगी। मतलब देखिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मेरा फॉरेन की किसी XYZ कंपनी में मेरी कंपनी के मैंने उन कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, राइट। अब वो XYZ जो है वो किसी और कंपनी के साथ मिलकर कोई ABCD करके कोई कंपनी बना रही है। तो अब वो जो शेयर है जो मेरे पास XYZ के थे वो ऑटोमेटिकली अब ट्रांसफर होकर क्या मान लिए जाएंगे, ABCD के शेयर मान लिए जाएंगे। तो ऐसे केस में मेरा कैपिटल गेन ट्रांसफर हो रहा है, तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है, तो मेरी कैपिटल एसेट ट्रांसफर जो है एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, इस पे कोई कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस नहीं होगी। ओके, तो ये था हमारा 5वां पॉइंट। उसी तरह से अगर कोई बैंकिंग कंपनियां आपस में अमलगमेट होती, ये बहुत ही अभी लेटेस्ट सा एग्जांपल है कि अब भारत सरकार क्या डिसीजन ले रही है कि जो ये बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उन्हें आपस में मर्ज किया जा रहा है। अभी अभी रिसेंटली बहुत सारे बैंक्स आपस में मर्ज हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बैंक्स जब मर्ज होते हैं और वो मर्ज होकर किसी एक सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, SBBJ के जितने बैंक थे वो सारे मर्ज होकर SBI में अमलगमेट हो गए, राइट। तो आज की तारीख में SBI बैंक बच गया। तो ऐसे केस में जिन लोगों के जिन जो SBBJ की जो एसेट्स थी, कैपिटल एसेट्स, वो अब SBI की कैपिटल एसेट्स होगी। तो एक प्रकार से क्या हो गया कि SBBJ ने अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया किसको, SBI को। तो ऐसे केस में ऐसे ट्रांसफर्स भी एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर्स माने जाते हैं, कोई कैपिटल गेन की यहाँ पर कैलकुलेशंस नहीं की जाती, क्योंकि एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर के केस में कैपिटल गेन का मैटर ही नहीं आता है। ओके, तो बैंकिंग कंपनियां जब आपस में अमलगमेट होती है और बहुत सारे बैंक्स आपस में मर्ज होते हैं, तो जो वेंडर बैंक्स होते हैं वो अपनी कैपिटल एसेट्स नई जो बैंक इनकॉर्पोरेट हो रही है उसके अंतर्गत उनकी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसी कैपिटल एसेट के ट्रांसफर्स को भी हम एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर्स मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से जब कोई नॉन रेसिडेंट, ठीक है, नॉन रेसिडेंट कौन होता है, जिसको इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस प्राप्त नहीं है, जिसका मैक्सिमम समय इंडिया के बाहर निकलता है, और जो रेसिडेंशियल स्टेटस प्राप्त करने की जो बेसिक और एडिशनल कंडीशंस होती है, जब वो व्यक्ति फुलफिल नहीं करता है तो उसे हम NRI NR कहते हैं, नॉन रेसिडेंट कहते हैं। तो जब कोई एक नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंडिया के बाहर कोई बॉन्ड या GDR ट्रांसफर करे तो उसे भी इंडिया में ऐसा ट्रांसफर एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाता है और इंडिया में कोई टैक्स उसको पे करने की जरूरत नहीं। यानी एक NR अगर कोई बॉन्ड या GDR किसी दूसरे NR को ट्रांसफर कर देता है बाहर, इंडिया के बाहर, ठीक है, बॉन्ड या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ठीक है, RBI द्वारा इशू किए जाते हैं ग्लोबल डिपॉजिट। तो ऐसे केस में अगर कोई RBI के बॉन्ड्स या GDR में कोई नॉन रेसिडेंट ने इन्वेस्ट कर रखा था, तो वो नॉन रेसिडेंट तो इंडिया के बाहर का बंदा है एक प्रकार से, और वो बाहर ही किसी अन्य व्यक्ति को ये ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसा ट्रांसफर भी एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाता है, कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस नहीं होगी। यानी एक प्रकार से बॉन्ड और GDR में इन्वेस्टमेंट था एक बाहरी व्यक्ति का, अब उसने किसी तीसरे व्यक्ति को भेज दिया तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है, और उस केस में भी कोई एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा और कोई कैपिटल गेन वहां पर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो ये जो ट्रांसफर्स हैं सारे, ये सारे ट्रांसफर्स एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर्स माने जाएंगे कैपिटल गेन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी कैपिटल असेट जैसे कि कोई आर्ट वर्क, कोई आर्कियोलॉजिकल, कोई साइंटिफिक, कोई आर्ट कलेक्शन, कोई बुक, कोई मैन्युस्क्रिप्ट, कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग, कोई फोटोग्राफ या कोई प्रिंट किसी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी या नेशनल म्यूजियम या नेशनल आर्ट गैलरी को ट्रांसफर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अगर कोई व्यक्ति अपने आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक या कोई भी ऐसा कलेक्शन, ठीक है, जिसको वो गवर्नमेंट या किसी यूनिवर्सिटी या किसी म्यूजियम या किसी आर्ट गैलरी को देता है, ठीक है, तो ऐसा ट्रांसफर भी एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा। क्योंकि ये जो सारे के सारे जो रेड कलर में यहाँ पर मैंने पॉइंट बताए आपको, ये सारे के सारे कैपिटल असेट मानी जाएगी आपकी। देखिए उदयपुर में एक ऐसे भाणावत जी एक ऐसे बंदे हैं, आपने सुना भी होगा, उनका अखबारों में बहुत आता है। उनके पास नोट और कॉइन का बहुत बड़ा कलेक्शन है, नोट और कॉइन का, ठीक है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम है। उनके पास इतनी वेराइटी के सिक्के और नोट है, ठीक है, और सरकार ने, इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन्हें कई बार
कई बार सम्मानित भी किया और उन्हें अपने कलेक्शन को हैंडओवर करने के लिए करोड़ों रुपए ऑफर भी किए, लेकिन उन्होंने नहीं किए। मतलब अगर वो अपना वो जो अपना वर्क है, वो जो कलेक्शन है, अगर वो गवर्नमेंट को या यूनिवर्सिटी को या किसी को भी, ठीक है, नेशनल म्यूजियम या अगर वो या आर्ट गैलरी को अगर वो ट्रांसफर करते हैं, तो अगर ऐसे ट्रांसफर पे उनको काफी ज्यादा मुनाफा होता है तो भी वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा। तो ऐसे केस में आप ध्यान दीजिएगा कि आप अगर कोई ऐसा आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और आप अगर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या म्यूजियम या आर्ट गैलरी को देते हैं, तो वो ट्रांसफर आपका एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड, डिबेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स ऑफ कंपनी इनटू डिबेंचर्स और शेयर ऑफ दैट कंपनी। देखो ये भी बहुत एक एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को कि शेयर्स क्या होता है। शेयर्स कैपिटल का हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है, ठीक है, कि किसी भी कंपनी की कैपिटल में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसकी पूंजी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कंपनी आपको शेयर्स देती है, शेयर्स अलॉट करती है, राइट। तो शेयर्स पर आपको फिर कंपनी अपना मुनाफा डिक्लेयर करती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, लाभांश। लेकिन डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर या जो बॉन्ड होते हैं वो एक प्रकार का उधार होता है, यानी लोन टाइप का होता है, जहां पर अगर आपने किसी कंपनी को पैसा दिया और उन्होंने आपको अपने डिबेंचर या बॉन्ड दिए, तो उन्होंने आपको एक प्रकार से क्या किया, आपसे लोन लिया है और आपको एक निश्चित दर से ब्याज देंगे और आपको उस लोन के अगेंस्ट में सर्टिफिकेट दिया है कि भैया ये आपने लोन लिया, इतना % आपको ब्याज देंगे और इतने टाइम बाद रिडीम कर देंगे, कि वापस ले लेंगे और आपको आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। तो ये जो बॉन्ड, डिबेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हैं, ये कंपनी के लिए एक प्रकार की लायबिलिटी है, ठीक है, आउटसाइडर लायबिलिटी है। इनके ऊपर कंपनी को ब्याज देना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो कंपनी को, नहीं हो, प्रॉफिटेबल कंडीशंस में हो, नहीं हो। तो ऐसे केस में कई सारी कंपनियां क्या करती हैं, जो ये जो डिबेंचर्स होते हैं या ये बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स होती हैं, इनका जब रिडीम्शन आता है, तो रिडीम्शन का समय आता है कि भाई पैसा देना है पब्लिक को वापस उनका पैसा, तो उस कंडीशन में अगर लिक्विडिटी प्रॉब्लम झेल रही होती है कंपनी, यानी उनके पास इतनी तरलता नहीं होती है कि वो पेमेंट करके बॉन्ड, डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट वापस ले लें, तो कई सारी कंपनीज क्या करती है, ऐसे बॉन्ड, डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में या तो नए डिबेंचर्स जारी कर देती है या नए शेयर्स जारी कर देती है। यानी एक प्रकार से वो चीज लेकर, लाइबिलिटी लेकर आपको बोल दिया कि हम आपको कैपिटल में हिस्सा दे देंगे, शेयर्स दे देंगे। जैसे कि आपका डिबेंचर लेने का टाइम आया तो आपको बोला कि आप डिबेंचर दे दो, हम आपको शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, ले लो आप शेयर्स, क्योंकि कंपनी के पास पैसा तो है नहीं, तो कंपनी अपनी कैपिटल में हिस्सेदारी दे देती है आपको। तो ऐसे केस में जब कोई कन्वर्जन होता है किसी बॉन्ड, डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट का किसी अगेन नए डिबेंचर्स में, हायर रेट वाले डिबेंचर्स में या शेयर्स में उसी कंपनी के, तो ऐसे कन्वर्जन पर भी ऐसा कन्वर्जन जो है वो भी आपका कैपिटल, ये जो ट्रांसफर है वो भी एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा और ऐसे ट्रांसफर पर भी कोई कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस नहीं होगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कोई बॉन्ड, डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट अगर आप कंपनी कन्वर्ट कर रही है नए डिबेंचर या शेयर्स में, तो ऐसा कन्वर्जन भी एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा। उसी तरह से अगर कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करती है, प्रेफरेंस शेयर्स पर कंपनी को एक फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है, और प्रेफरेंशियल राइट्स होता है इनको डिविडेंड पहले मिलता है इक्विटी शेयर के बनिस्बत। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स अगर कंपनी इक्विटी शेयर में तब्दील कर रही है, कन्वर्ट कर रही है, तो ऐसे केस में भी एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा, ओके। और उसी तरह से अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यानी कोई सिंगल ओनरशिप फर्म है और वो आगे आगे जाके कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो रही है, यानी वो कन्वर्ट हो रही है, कोई प्रोप्राइटरी फर्म अगर कन्वर्ट हो रही है कंपनी में, तो ऐसे केस में प्रोप्राइटरशिप फर्म की जो एसेट है वो भी कंपनी के पास चली जाएगी, तो वो जो एसेट का ट्रांसफर हुआ वो भी एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा, कोई कैपिटल गेन टैक्स देने की उस केस में आपको जरूरत नहीं है, राइट। उसी तरह से अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाए, एलएलपी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी या कोई अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो जाए, तो उस कन्वर्जन को भी हम एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर मानेंगे कैपिटल एसेट का, और उस पर भी कोई कैपिटल गेन टैक्स लगता नहीं है। तो ये सारे के सारे 12 पॉइंट जो है, इस सारे के सारे 12 पॉइंट हालांकि कैपिटल एसेट का ट्रांसफर है, लेकिन ये सारे एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माने जाते हैं, इस वजह से इनके ऊपर कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस नहीं होती है, गॉट इट।
ये आज की क्लास का महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये सारे these all are exempted transfer of capital asset, right? There is no calculation for any capital gain, either that is long term capital gain or that is short term capital gain. Okay, so अब मैं यहाँ शेयरिंग थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप उन डाउट को पूछ सकें। किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास के रिगार्डिंग? किरण जी, आशीष जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर। एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर समझ में आया? अभी तो सर हवा जा रही है छत से, कुछ पता तो पड़ा नहीं क्योंकि मेरा फील्ड था ही नहीं। अब तो धीरे हाँ धीरे हाँ, सीखूंगा तभी जब पता चलेगा। एक्चुअली में देखिए ये जो इनकम टैक्स है या जीएसटी है, ठीक है, आप लोग जी ये तो अभी स्टार्टिंग की क्लासेस ही हैं। आप लोग कंटिन्यू अगर ये क्लासेस पढ़ते रहेंगे, रेगुलर पढ़ते रहेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, तो ये बहुत आपको फायदा देने वाली क्लासेस है, ठीक है। इसलिए फायदा देने वाली क्लासेस ही है क्योंकि ये सारा जो नॉलेज है, ये सारा नॉलेज हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं लेने के लिए और फिर भी नहीं मिलता है। सही है। और ये हमें यहाँ पर अगर मिल रहा है तो हमें डेफिनेटली इसको गेन करना चाहिए और ये नॉलेज बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है। तो सही है। क्योंकि देखो ये जो टेली और ये जो भी कंप्यूटर ने, ये तो ठीक है इंस्टीट्यूशंस वगैरह पढ़ा लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं हम लोग, लेकिन ये सारा जो प्रोविजनल नॉलेज होता है ना, जो हमें आना चाहिए, ये सारा नॉलेज नॉर्मली मिलता नहीं है। ना तो स्कूल में मिलता है, ना कॉलेजों में मिलता है, ना कोचिंग सेंटर्स आजकल ये प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तो अपन लोग, मैं जो नोट मेकिंग करता हूँ, ये सारे मेरे ऑन ड्राफ्ट नोट्स हैं। तो ये चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, तो मेरा नोट मेकिंग बिल्कुल शॉर्ट कर देता हूँ मैं। ये मैंने आपको 12 पॉइंट जो बताए, ये 12 की जगह 40 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करके आपको यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ाता हूँ। तो आप लोग हमेशा रजिस्टर पेन लेके बैठे, कोई भी क्लास मिस ना करें। अगर किसी कारण से कोई क्लास मिस हो जाती है मान लो, तो फिर उस क्लास का आप जो यूट्यूब वगैरह पर वीडियो मांग ले, वीडियो देख लें, और वो मतलब आपको कोई भी क्लास कभी भी मिस नहीं करना है। अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। अगर आप कंटिन्यूटी ब्रेक करते हैं कि यार कभी ज्वाइन कर दिया, कभी नहीं किया, तो फिर आपको कोई भी हो, मतलब एक दुनिया का कोई भी टीचर हो, आपने वो नहीं समझा सकता आपको, क्योंकि वो समझ में नहीं आ सकता जब ब्रेक हो रहा है बीच में। तो इस वजह से आप सारी क्लासेस अटेंड करो, आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लगेगी। जो लोग ये कैपिटल गेन की क्लास शुरू से पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में, वो लोगों ने अब तक जितनी भी चीजें मैंने बताई है वो सारी चीजें उनको आती होगी। चलो सारी नहीं भी आती होगी, 50% भी उनको दिमाग में फिट हुई है चीजें, तो वो मोर देन इनफ है एक्चुअल में, राइट। तो इस वजह से सारी क्लासेस अटेंड किया करो आप सारे लोग। और जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, उनको भी आप मोटिवेट करो कि भैया क्लास अटेंड कर ले, बेटर रहेगा। सरकार के भरोसे मत रहे, न जाने ये ऑनलाइन एजुकेशन कितने टाइम तक हमें खींचनी पड़ेगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट लॉकडाउन खोले, कब खोले, एजुकेशन फील्ड तो मतलब सबसे लास्ट नंबर आने वाला। इस वजह से घर बैठे ये क्लासेस अटेंड करो। और आप देखिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने इनिशिएट लिया है कि मैं ये ऑनलाइन पढ़ाऊं, बाकी मैं भी वेट कर सकता हूँ महीने भर रुक के, बाद में ही आपको ऑफलाइन के लिए बुला लूं। तो इस वजह से सारी क्लासेस अटेंड करो और जितना समझ में आए, कोई लोड वाली बात नहीं है, उतना समझो, ठीक है। जरूरी नहीं है 100% सारी चीजें समझ में आ ही जाएगी। वैसे मैं एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, उसको ध्यान से सुनोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, उसको समझ में भी आएगा ऐसा। किरण जी, एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज हम अगली क्लास की तैयारी करें टैली की। चलिए, थैंक यू सो मच। 5 मिनट में मैं आपको वापस एक लिंक भेज रहा हूँ और फिर हम मिलते हैं टैली की क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।